एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल लेखांकन विद्यापीठ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सारे सब्जेक्ट एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवा रहा है। सबसे मेन थिंग बेटा, योर सक्सेस इज अवर मोटो। आई एम ऋतु शर्मा, हैविंग 18 plus years of experience in my teaching field. We are doing the most scoring and interesting chapter of chemistry, that is carbon and its compound. तो आई होप ऑलमोस्ट इस चैप्टर का हम लोग 85% पार्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। आपने वीडियोस देख ली होंगी, आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों बार बार मैडम इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बोल रही है। क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने में ना बेटा बच्चों को मजे बहुत आते हैं, क्योंकि बहुत कोई टिपिकल नहीं है, सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर बच्चों को समझ में आ गया तो उसके लिए कार्बन वाला चैप्टर जो है वो बहुत ही ईजी बन जाता है। चलिए, अब इस चैप्टर का हम सबसे लास्ट पार्ट करेंगे बेटा। जो हमने इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने सपोनिफिकेशन पढ़ा था। सपोनिफिकेशन क्या था कि जो हमारे पास एस्टर मिले थे एस्टर क्या था, एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। वो कब मिला था? जब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को आपस में मिला दिया तो वहां पर एक स्वीट स्मेलिंग प्रोडक्ट हमें मिला था, दैट इज कॉल्ड एस्टर। अब इस एस्टर से अगर मुझे वापस से अल्कोहल निकालना है तो मैं क्या करूं बेटा, उसके अंदर एक एल्काइली मिला दूं। NaOH को जब मिला दिया तो NaOH को मिलाने के बाद अल्कोहल तो अलग हो गया, इथेनॉल, और जो मेरे पास अब सोडियम का मॉलिक्यूल बचा, सोडियम का जो कंपाउंड बना यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप का, दैट इज कॉल्ड सोप। दैट्स वाई दैट रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो अब चलिए अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा इस चैप्टर में सारी चीजें, इस चैप्टर में क्या, वैसे तो साइंस के सभी उसमें है कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो आप ऐसा नहीं है कि चलो जी मैं केवल इथेनॉल और इथेनोइक एसिड ही पढ़ लेता हूँ, मैडम ने बताया कि ये तो पेपर में आना ही आना है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको उसके लिए क्या है बेटा, प्रीवियस टॉपिक जो है वो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इथेनोइक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ जब करवा रहे थे तो उस रिएक्शन का नाम बन गया था एस्टिफिकेशन। एस्टिफिकेशन के बाद उस एस्टिफिकेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना वहां से वापस अब अल्कोहल ऑब्टेन करने के लिए उस रिएक्शन का नाम था सपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब है रिएक्शन कि इस इथेनोइक एसिड, जिसको कि एसिटिक एसिड भी बोला जाता है, इसकी रिएक्शन अगर एक बेस के साथ करवाएं तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। ठीक है, सपोनिफिकेशन इसी रिएक्शन का ही नाम था। लाइक मिनरल एसिड्स, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट, इसका नाम है इथेनोएट एंड वाटर। जब इस एसिटिक एसिड की रिएक्शन हम लोग एक बेस के साथ करवाते हैं तो क्या होगा, वहां पर जो प्रोडक्ट बना इसका नाम है इथेनोएट, साथ में वाटर रिलीज हो जाता है। रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब यहाँ पर सेम रिजल्ट बेटा आएंगे जो हमने एसिड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, बिकॉज दिस इज आल्सो एन एसिड, तो इट गिव्स द सेम रिजल्ट। आप देख सकते हो इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये सेम चीजें हमने पढ़ी थी ना वहां पर। देखो वहां पर मैं चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा कि अगर मैंने एक एसिड लिया और उसकी रिएक्शन एक मेटल के कार्बोनेट के साथ अगर मैं करवा रही थी तो मेरे पास क्या क्या बन रहा था, एक सॉल्ट बन रहा था, वाटर बन रहा था, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो इस वाले में भी दिस इज इथेनोइक एसिड, मैंने मेटल कार्बोनेट लिया, एक सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सेम चीज है। बट क्या डिफरेंस था, ये एक मिनरल एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि ये एक नेचुरल और एक कार्बोक्सिलिक वीक एसिड है। रिजल्ट दोनों का सेम है क्योंकि एसिड तो एसिड है ना भाई। ठीक है, अब जैसे आपकी क्लास में हैं तो सारे 10th क्लास के ही बच्चे क्लास में, कोई तो टॉपर है और कोई थोड़ा जो है चलो जी घिसड़ घिसड़ के पास हो रहा है, लेकिन पेपर तो सारे के सारे एक ही अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक यही है कि एसिड है तो सेम रिजल्ट दे रहा है। चलिए, अब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी सेम आता है, सॉल्ट
वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसीलिए मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रही, क्योंकि अगर आपने चैप्टर 2 अच्छे से पढ़ लिया है, जब कभी भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ, मेटल के कार्बोनेट के साथ, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। अगर केवल मेटल के साथ रिएक्शन की तो सॉल्ट एंड वाटर, सॉरी सॉल्ट बना वहां पर और हाइड्रोजन गैस निकल गई। लेकिन अगर उसने मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन की तो दो चीजें तो फिक्स है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी का एक सॉल्ट बना, सिंपल। चलिए अब है सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो जो हमने सपोनिफिकेशन वहां पर पढ़ा था, soap molecules structure and micelle formation. अब soap molecule has two different ends. एक हमने साबुन कैसे बनता है बेटा वो तो पढ़ लिया। अब हम एक्शन पढ़ेंगे कि साबुन जो हमें पता है कि साबुन जो है वो किसी भी तरीके की डर्ट, चाहे वो मेरी बॉडी के ऊपर डर्ट है या किसी कपड़े के ऊपर डर्ट है, उसको रिमूव करने का काम करता है। तो उसके लिए मुझे अब इस साबुन की स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो जो एक साबुन का मॉलिक्यूल है उसके दो डिफरेंट एंड्स होते हैं। ये देखो यहाँ पर दिखा रखा होगा, ये देखिए ये एक सोप मॉलिक्यूल है बेटा, इसके दो एंड होते हैं। एक एंड का नाम है हाइड्रोफिलिक एंड और एक एंड का नाम है हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफोबिक एक एंड लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग दे रखी है, ठीक है। तो अब क्या है, पहले इसकी हम लोग वो पढ़ लेते हैं। पहले वाले एंड का नाम है हाइड्रोफिलिक, दूसरे का नाम है हाइड्रोफोबिक। फोबिया वर्ड आपको पता है, फोबिया का मतलब होता है डर। तो इसका एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसको पानी से डर लगता है और दूसरा ऐसा है हाइड्रोफिलिक जो पानी के अंदर घुसता है, उसका पानी के साथ अट्रैक्शन है। तो जो उसका आयनिक एंड है इंटरेक्ट्स विद वाटर, हाइड्रोकार्बन टेल इंटरेक्ट्स विद हाइड्रोकार्बन। देखो हमने पढ़ा था, ये था, ये पढ़ा था हमने जब हमने सपोनिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी थी। देखो आपको मैं एक बार बता देती हूँ, ये था बेटा। तो ये जो है ना मेरा, अब इसको अगर मैं बीच में से ऐसे तोड़ दूं तो इसके दो पार्ट हो गए, CH3COO और Na, दो आयंस हो गए। तो इसका ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, अब इन दोनों पार्ट्स को एक नाम दिया गया है हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक। इंटरेक्ट्स विद हाइड्रोकार्बन ऑयल और ग्रीस। तो जो हाइड्रोकार्बन टेल है, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है हमारा हाइड्रोकार्बन वाला, ये उसकी टेल वाला पार्ट बनाता है और ये कैसा है हाइड्रोफोबिक, इसको पानी से लगता है डर। जबकि दूसरा इंटरेक्ट विद वाटर, ये वाला जो इसका पार्ट है, दिस वन, ये क्या है उसका हाइड्रोफिलिक। व्हेन सोप इज डिजोल्व्ड इन वाटर, जब साबुन को पानी में घोला जाता है, द मोलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म अ मिसल। क्या होता है, आप लोगों ने टीवी में ऐड देखा है, भाई एक साबुन लगाया से और कॉलर की जो मैल थी एक बार में गायब। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, बट हाँ ये तो है, एक बार नहीं कम से कम भी हमें दो चार बार लगाना पड़ता है साबुन को उस गंदे कपड़े के ऊपर, और हमारी जो फिर पानी से धोते हैं मैल निकल जाती है हमारी, देखा आपने। तो एक्चुअल में ये वर्किंग कैसे करते हैं साबुन के मॉलिक्यूल, ये क्या करते हैं, साबुन के जो मॉलिक्यूल है एक एक मॉलिक्यूल चारों तरफ ऐसे इकट्ठा हो जाता है और डर्ट का पार्टिकल है बीच में। ठीक उसी तरह से समझो जैसे कि आपने महाभारत देखी थी कि अभिमन्यु को घेर कर सारे कौरव जो खड़े हो गए थे, अभिमन्यु बीच में अकेला था बेचारा। तो इसी तरह से क्या करते हैं, साबुन के सारे मॉलिक्यूल जो हैं एक अरेंजमेंट बना लेते हैं जिसके बीच में है डर्ट का पार्टिकल। इस ओरिएंटेशन को बोला जाता है मीसल फॉर्मेशन। तो देखो यहाँ पर ये इस तरह से डर्ट यहाँ पर है और ये सारे के सारे जो है मॉलिक्यूल उसके इस तरह से इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ पर भी देख सकते हो ग्रीस और डर्ट जो है, ठीक है। हाइड्रो यहाँ पर नाम थोड़ा गलत लिखा हुआ है, एक दोनों का ही नाम हाइड्रोफिलिक लिखा हुआ है, जबकि एक है हमारा हाइड्रोफोबिक और एक है हाइड्रोफिलिक एंड, क्लियर। तो यहाँ पर देखो दिखा रखा है, जो ग्रीन वाले हैं वो अलग है हमारे हाइड्रोफिलिक वाले और हाइड्रोफोबिक वाले, इन दोनों का वो इस तरह से अरेंजमेंट तैयार कर लेते हैं, बीच में हमारी डर्ट का पार्टिकल। अब इसके बाद क्या होगा,
क्लीनिंग एक्शन मीन्स उन्होंने क्या किया, इस तरह से ये है डर्ट और साबुन के जो मॉलिक्यूल हैं वो इस तरह से, उसका एक हेड होता है और एक टेल होती है, इस तरह से सारे के सारे जुड़ गए। तो जो टेल वाला पार्ट है हमने क्या पढ़ा था, वो कैसा था हमारा, हाइड्रोफोबिक। इसीलिए जो एन वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ रहेगा, वो खींचकर बाहर लेकर जाएगा मेल को। क्लीनिंग एक्शन, सोप इन द फॉर्म ऑफ अ मिसल इज एबल टू क्लीन। सोप जो है वो जब मिसल के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, एक ओरिएंटेशन बना लेते हैं, तभी जाकर वो मैल को साफ करने के लायक बनते हैं। तो इसलिए पहले उनका ऐसे अरेंजमेंट होना जरूरी है। द ऑयल और डर्ट is collected and trapped inside the hydrophobic center of the missile। तो जो हाइड्रोफोबिक सेंटर है हमारा, वो इस तरह से अरेंजमेंट हो गई हमारी, ठीक है। तो ये हाइड्रोफोबिक ने सेंटर में ले रखा है डर्ट को। अब हाइड्रोफिलिक जो है ये क्या करेंगे, इनको पानी से डर लगता है ना, तो दूर भागेंगे, तो मैल इसके साथ चिपक कर क्या होगी, बाहर की तरफ निकल कर आ जाएगी। The missile stays suspended in water as a collide because of the ion and repulsion between the charged surface ends। अब यहाँ पर क्या है भाई, सब तरफ ही चार्ज चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के साथ है, एन वाले पार्ट बाहर की तरफ है, तो सब में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, जिसकी वजह से वो तेजी से एक दूसरे से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और पीछे टेल के साथ क्या जुड़ा हुआ है, मैल, मैल निकल कर आ जाएगी बाहर। द डर्ट सस्पेंडेड इन द मिसल इज इजिली वॉश्ड अवे। देखो इस डायग्राम को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये मेरा जो हाइड्रोफिलिक पार्ट था ये है बाहर की तरफ, ये वाला जो येलो वाला पार्ट है ये है मेरा हाइड्रोफोबिक, बीच में क्या है बेटा, मेरी मैल। तो क्योंकि ये तो पानी से दूर भागते हैं भाई, मैल इसके साथ चिपक खिंचकर दूर चली जाएगी, इस वजह से। क्लियर, ये उसका डायग्राम दे रखा है, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है, तो अच्छे से इसको पढ़ लेना कि कैसे होता है। इनिशियल कॉन्टेक्ट ऐसे हुआ, फिर किस तरह से अरेंज हो गए और उसको बाहर निकाल दिया। सोप सॉल्यूशंस अपीयर क्लाउडी। हम लोग देखते हैं कि जब हम पानी के अंदर साबुन, कपड़े को धोते हैं साबुन लगाने के बाद, तो वो सोप का जो सॉल्यूशन है थोड़ा क्लाउडी क्लाउडी सा हो जाता है, क्योंकि मिसल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर। क्योंकि यहाँ पर जो मिसल्स हैं वो तकरीबन इतने बड़े हैं कि अगर हम लाइट की बीम को यहाँ पर पास करें तो वो स्कैटर हो जाएगी, इसलिए ये कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आगे है हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, प्रॉब्लम विद हार्ड वाटर। तो अब आप कहोगे कि मैडम अभी हार्ड वाटर क्या हो गया। बेटा पानी जो है केमिस्ट्री में, पानी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, अकॉर्डिंग टू टच नहीं है। यहाँ पर टच करके देख रहे हो, टच करने पर तो दोनों ही पानी सॉफ्ट है। तो यहाँ पर अब हार्ड वाटर क्या है, कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। ऐसा पानी जिसके अंदर सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है और स्पेशली कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट, उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। और दिस वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, while the water which is suitable for drinking is also known as soft water और potable water। जो पानी हम लोग पी रहे हैं ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर सॉल्ट्स का अमाउंट थोड़ा कम होगा, तो उस वाले पानी को सॉफ्ट वाटर बोला जाता है। अब जो हमारे साबुन है ना बेटा, वो क्या करते हैं, इस हार्ड वाटर के साथ थोड़ी सी डिफिकल्टी करते हैं। मतलब कि जब हम इसको, आप हार्ड वाटर आप लोग कैसे अपने घर में समझोगे, आपके घर में एक समरसीवर लगा हुआ है बेटा और एक नॉर्मली हमारे यहाँ पर एमसीडी वाला पानी आता है। तो जो एमसीडी वाला पानी है वो है आपका सॉफ्ट वाटर का एग्जाम्पल, और जो आपके घर में समरसीवर जिसका पानी थोड़ा सा आपको नमकीन नमकीन टेस्ट का लगता है, जिसको जेट भी बोलते हैं, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ हार्ड वाटर। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब हमारे घर में एमसीडी के पानी की सप्लाई नहीं हुई, जनरली गर्मियों के सीजन में ऐसा होता है कि डिफिकल्ट होती है, जी आज पानी नहीं आया, कल भी पानी नहीं आया, तो हम लोगों को फिर समरसीवर के पानी से नहाना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं। हाँ, आप क्या देखते हो कि जब आप समरसीवर के पानी से कपड़े धो रहे हो ना, तो हमें ऐसा लगता है कि वहां पर जैसे झाग नहीं बन रहे, फेस वॉश भी लगा रहे हो कुछ भी है तो सोप रिएक्ट विद दिस सॉल्ट टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कॉल्ड स्कम। एक चीज और आपने नोटिस की है, जब हम समरसीवर के पानी से नहाते हैं और साबुन लगाया, पानी डाला, तो क्या होता है कि व्हाइट व्हाइट से कलर की एक लेयर लेयर से आ जाती है। आप फर्श के ऊपर भी ऐसे देखोगे, है ना, जैसे दही फट गया, ऐसा सा ऐसा लग रहा है आपको। तो उस व्हाइट वाले सब्सटेंस का नाम है स्कम। तो क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा गया है, स्कम एक्चुअल में है क्या चीज बेटा,
एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस है, एक्चुअल में ये प्रेसिपिटेट है। आपको देखा ना समरसेबल के पानी से जब नहा रहे तो अच्छे से रगड़ना पड़ता, नहीं तो व्हाइट व्हाइट सा हो जाता सारे में। तो जो व्हाइट व्हाइट सा वहां पर सब्सटेंस बना, दैट इज स्कम। अब स्कम रिमेन्स आफ्टर वॉशिंग एंड रिड्यूसेस द क्लीनिंग इफेक्टिवनेस रिक्वायरिंग मोर सोप। यही कारण है क्योंकि स्कम वहां पर बार बार बनता जा रहा है तो फॉर्म कम जनरेट हो रही है, झाग कम बन रहे हैं, हमें ज्यादा साबुन चाबू लगाना पड़ रहा है। तो आप नोटिस करके देख लेना, एक हैंकी लेना, ठीक है, टॉवल वाला हैंकी लेना। अब आपने एक लिया उसमें ये ला हमारा हार्ड वाटर और एक लिया सॉफ्ट वाटर, और दोनों को सेम साबुन से धोकर देखना आप। तो आप खुद से देखोगे कि उसमें हार्ड वाटर के अंदर जो साबुन है वो एक तो झाग कम लगा रहा था, आपको साबुन ज्यादा लगाना पड़ा, और आपको थोड़ा सा उस कपड़े को क्लीन करने में डिफिकल्टी भी आई, जबकि सॉफ्ट वाटर के साथ ऐसा नहीं था। अब ये प्रॉब्लम अगर चलती रहेगी, क्योंकि बहुत सारे एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ पर हार्ड वाटर ही इजिली अवेलेबल है, जो सॉफ्ट वाटर है वो सिर्फ लोग बाग ड्रिंकिंग के लिए ही यूज कर रहे हैं। तो क्या करें जी। अब इतना जो महंगा वो पानी बेचारे बाहर से खरीद खरीद के लेकर आ रहे हैं, इतने महंगे पानी से ऑब्वियस सी बात है कपड़े तो नहीं धोएंगे। तो उस प्रॉब्लम का छुटकारा कैसे मिला, क्योंकि एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। तो दिस इज डिटर्जेंट। डिटर्जेंट्स आपको पता है, इसलिए डिटर्जेंट का यूज बहुत बाद में होना शुरू हुआ है, पहले केवल साबुन ही चला करते थे। तो डिटर्जेंट्स आर अ क्लास ऑफ कंपाउंड्स यूजिंग टू ओवरकम द हार्ड वाटर प्रॉब्लम। क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम आती है तभी उसका सॉल्यूशन निकल कर आता है, ठीक है। तो साबुन के साथ हार्ड वाटर के साथ डिफिकल्टी आ रही थी, तो इसलिए डिटर्जेंट्स को बनाया गया। कंपोजिशन, दे आर जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स और अमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स आयन। हमने क्या पढ़ा था कि जो सोप थे वो कार्बो सोडियम के कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट थे, जबकि जो डिटर्जेंट्स है वो क्या है, ये सोडियम के सॉल्ट तो हैं लेकिन ये सल्फोनिक एसिड के साथ या फिर अमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड और ब्रोमाइड। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड के एग्जाम में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। तो सोप जो है वो सोडियम के सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड के, जबकि जो डिटर्जेंट है वो सोडियम सॉल्ट है सल्फोनिक एसिड के, या फिर ये अमोनियम सॉल्ट है क्लोराइड या ब्रोमाइड आयन के, ठीक है। एक तो ये था उनका कंपोजिशन के अकॉर्डिंग चेंज। दूसरा, दोनों में क्या डिफरेंस है, जो सोप है वो हार्ड वाटर के साथ स्कम बनाता है, जबकि डिटर्जेंट हार्ड वाटर के साथ भी इजिली काम कर लेता है और स्कम नहीं बनाता। वहां पर फॉर्म कम जनरेट हो रही थी सोप वाले केस में हार्ड वाटर में, जबकि यहाँ पर ये हार्ड वाटर में भी सॉफ्ट वाटर की तरह से, जैसे साबुन सॉफ्ट वाटर में इजिली काम कर रहा है, ये हार्ड वाटर के अंदर भी इस काम कर रहा है। बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, दोनों के अंदर ही लंबी लंबी चेन है हाइड्रोकार्बन की। अब एक्शन इन हार्ड वाटर, ये हार्ड वाटर में कैसे काम करता है, द चार्ज एंड्स ऑफ डिटर्जेंट्स डू नॉट फॉर्म इनसोल्यूबल। मैंने अभी आपको बताया था ये स्कम नहीं बनाता, जिसकी वजह से क्या होगा, डर्ट को साफ करने वाला जो प्रोसेस है वो थोड़ा इजिली बन जाएगा। इफेक्टिवनेस, दे रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, जिसकी वजह से बहुत सारे जगहों पर इनका यूज किया जाता है। डिटर्जेंट्स आर कॉमनली यूज इन शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स। कपड़ों को साफ करने के लिए जो भी चीजें बनी हैं उनमें डिटर्जेंट का यूज होता है, और जो हम लोग शैम्पूज यूज कर रहे हैं उनके अंदर भी डिटर्जेंट का यूज होता है, ठीक है। तो अभी आपका चैप्टर हो गया है खत्म। देखो शुरू कहाँ से हुआ था और खत्म कहाँ पर हुआ है। अब आपको क्या करना है बेटा, अच्छे से समझना है, स्पेशली इथेनॉल इथेनोइक एसिड और ये सपोनिफिकेशन वाला। यहाँ से आप देखना 110% आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। प्लस आईयूपीएससी नेम के ऊपर आपको कंसंट्रेशन करनी है अपनी। और क्या करना है बेटा, आईयूपीएससी नेम के साथ साथ कि कार्बन की वर्सेटाइल नेचर कहाँ से आई। बहुत इजी चैप्टर है। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बेटा, आप अपने फ्रेंड्स को हमारी वीडियोस जो हैं वो शेयर कीजिए, साथ साथ में लाइक भी कीजिए। और आई होप आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।